नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज बात उस मुल्क की जो खुद एक बारूद के ढेर पर बैठा, लेकिन दुनिया को उपदेश शांति का है, शांति का पाठ पढ़ाने चला है। खुद की पैंट फटी हुई है, एक तरीके से भीख मांगने के हालात हैं और वजूद कर्ज की किश्तों पर टिका हुआ है। लेकिन सपने आप देखिए, ख्वाब यह है कि दो महाशक्तियों के बीच सुलह कराए। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान, जहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों स्विट्जरलैंड की वादियों में एक ग्लोबल मसीहा बनने का सपना देख वो अमेरिका और ईरान की जंग रुकवाने का दावा कर रहे हैं। जंग रुक जाए, इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सवाल ये, किसकी भूमिका कितनी है? लेकिन सवाल ये भी कि क्या इस मुल्क की इतनी हैसियत है? पाकिस्तान में आज के हालात ये हैं कि अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अपनी जनता के खिलाफ सेना ने युद्ध छेड़ रखा। वहां जुल्म की इंतहा हो गई है। लेकिन बात सिर्फ पीओजे के ही नहीं, आज पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान भी फिसल रहा। वजीरिस्तान में सरकार का कोई नामो निशान नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में बगावत चरम पर है और उधर तालिबान के लड़ाके घर में घुसकर कूट रहे हैं। चौतरफा हमले हो रहे हैं, आंतरिक गृह युद्ध के हालात हैं, मुल्क की रीढ़ टूटने जैसे हालात हैं। ऐसे में सवाल यह कि जिस मुल्क की कठपुतली प्रधानमंत्री से पाकिस्तान नहीं संभल रहा, वो स्विट्जरलैंड में बैठकर मध्यस्थता का ढोंग कैसे रख सकते हैं? सवाल यह भी कि जिस पीओजे में मानवाधिकारों का जो कत्लेआम पाकिस्तानी सेना कर रही, क्या शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड जाकर दुनिया को बता पाएंगे कि हालात क्या है? ब्रह्मास्त्र में आज इन्हीं सुलगते सवालों पर चर्चा होगी भारत और पाकिस्तान के बीच। जिस मुल्क का अपना वजूद भीख के कटोरे और विदेशी कर्ज पर टिका हो, जिसकी अपनी फौज अपनों के ही खून से हाथ लाल कर रही हो, वो मुल्क दुनिया का ठेकेदार बनने चला है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बगावत की आग धधक रही है। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर वजीरिस्तान तक गृह युद्ध जैसे हालात हैं। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में ईरान और अमेरिका के बीच समझौता कराने का ढोंग कर रहे हैं। अंदरूनी हालात खराब है पाकिस्तान के, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। और देखें, शहबाज शरीफ चले हैं समझौता कराने और कहीं ना कहीं स्विट्जरलैंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको कि वहाँ पर वो समझौता में बातचीत में का हिस्सा बनेंगे, जो कि अमेरिका और ईरान के बीच में। तो ये सच्चाई है, ये आपको इनकी कोई एक प्रकार पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है कि ये किसी पीस डील के अंदर हिस्सा ले पाए। ये एक जो भी अभी तक इन्होंने काम किया है वो एक मैसेंजर का काम किया है। सबसे पहले बात उस पीओजेके की जिसे पाकिस्तान अपना हिस्सा बताता है, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कीड़े मकोड़ों से भी बदतर समझता है। रावलकोट समेत पूरे क्षेत्र में पिछले कई दिनों से कर्फ्यू जैसे हालात हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में जनता सड़कों पर है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए इस्लामाबाद ने वहाँ किसे भेजा है? नाम नोट कर लीजिए, क्योंकि उस कसाई का नाम है ब्रिगेडियर फाइक अयूब। ये पाकिस्तानी फौज का वही जल्लाद है जिसने लाहौर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के ऑर्डर दिए थे। अब इसी कसाई के इशारे पर पीओजेके में नरसंहार हो रहा है। 50 से ज्यादा बेगुनाह नागरिक मारे जा चुके हैं, 400 से ज्यादा लोग जेलों में ठूंसे जा चुके हैं और 150 से ज्यादा नेताओं को 4th शेड्यूल में डालकर उनके पासपोर्ट और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत की बर्बरता का आलम यह है कि आंदोलन को दबाने के लिए पीओजेके में दवाइयों, राशन और यहाँ तक कि मासूम बच्चों के दूध की सप्लाई तक रोक दी गई है। लोग अपनी बुनियादी मांगों और विधानसभा में 12 रिफ्यूजी सीटों को खत्म करने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं सेना प्रमुख आसिम मुनीर के पाले हुए जनरल और ब्रिगेडियर इसे बंदूक के दम पर पाकिस्तान में जबरन विलीन करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ पीओजेके की नहीं है। आतंक की इस नर्सरी को अब चौतरफा मार झेलनी पड़ रही है। मई 2025 में भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार घुसकर 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया तो पाकिस्तान की रीढ़ ही टूट गई। इसके बाद बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तानी फौज को जख्म दिए जो कभी नहीं भरेंगे। और अब कंगाली में आटा गीला करते हुए अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और तालिबान की वायुसेना ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में घुसकर आतंकियों के बड़े ठिकाने को मटिया मेट कर दिया। कल तक जो पाकिस्तान भारत में आतंक भेजता था, आज वो खुद आईएसआईएस और बगावत के चक्रव्यूह में ऐसा फंसा है कि वहां से निकलना नामुमकिन है। एक तरफ पूरा मुल्क सुलग रहा है, बलूचिस्तान हाथ से जा रहा है, वजीरिस्तान विद्रोही चला रहे हैं, तालिबान घर में घुसकर कूट रहा है और दूसरी तरफ बेशर्मी का चोगा ओढ़े शहबाज शरीफ स्विट्जरलैंड जाने की तैयारी में है और ईरान और अमेरिका का युद्ध शांत कराने की एक्टिंग कर रहे हैं।
पाकिस्तान बड़ा क्रेडिट ले रहा है कि मैं आज देखिए इंटरनेशनल मसलों में छाया हुआ हूँ, अमेरिका और ईरान की संधि करवा रहा हूँ। तो भैया कोई इनके लीडर से पूछे कि क्यों दुनिया का ध्यान भटका रहे हो, क्यों अपने लोगों की पहले चिंता नहीं कर रहे हो कि जहाँ पर गरीबी है, जहाँ पर अंदर कलह है, जहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा इलाका, टीटीपी का अटैक, पीओके में हमले, सिंध का में गड़बड़, आपकी सेनाएं लगातार पिट रही हैं, आपकी लगातार कैजुअलिटी हो रही है, आप उधर ध्यान नहीं दे रहे। क्योंकि इसके द्वारा कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटो आ जाती है अखबारों में, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया में कि देखिए पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच में साइन करवा दिया, संधि करवा। सवाल यह है कि जिस मुल्क की खुद की कौम भूखी मर रही हो, जिसके वजूद पर रोज एयर स्ट्राइक हो रही हो, उसकी इतनी हैसियत कि वो दो महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता करे। ये कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान का वो फ्लॉप पीआर स्टंट है जो उसके अंदरूनी गृह युद्ध से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए रचा गया है। लेकिन शहबाज शरीफ सुन लें, घर की आग जब बाहर आती है तो पूरी सल्तनत को राख कर देती है। और जो हालात बन रहे हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि आतंकिस्तान की सल्तनत जल्द ही ढहने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। यहाँ हिंदुस्तान से मेरे साथ कर्नल यूएस राठौर सर हैं, पाकिस्तान से पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी जुड़ रही हैं, मेजर नदीम जुड़ रहे हैं, कामिल मीर अब से थोड़ी देर में जुड़ेंगे, पाकिस्तान के पत्रकार ब्रिगेडियर वकार और उज़मा करदा जी जो कि पाकिस्तान की पीएमएलएन की नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले आरजू आपसे बताइए, पीओजेके से रिपोर्ट क्या है, कितने बुरे हालात, और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि जो वहां के प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनको आतंकवादियों की तरह निगरानी सूची में डाल दिया गया। देखिए बिल्कुल, जो हमारी साइड पे कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर जिसे आप लोग पीओके कहते हैं, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर नहीं हुई है अभी तक। वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है। कई लोगों की जानें भी गई हैं जो स्ट्रेट फायर किया गया था। और जो वहाँ की लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको जिस तरह से रोका जा रहा है और उनको पीछे किया जा रहा है, तो उसके ऊपर ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और बहुत सी उन्होंने जो है डिमांड्स भी गवर्नमेंट को दी थी, जिसमें से कई डिमांड्स जो है वो गवर्नमेंट ने मान भी ली हैं और कुछ डिमांड्स रह गई हैं जो शायद गवर्नमेंट कुछ अरसे के बाद फिर दोबारा मान ले या फिर उनसे बात हो या डायलॉग के जरिए कुछ किया जाए। लेकिन इस वक्त जिस तरह से उनको रोका जा रहा है प्रोटेस्ट से, वो शायद बहुत गलत हो रहा है और उसी वजह से जो है ये यहाँ पे सिचुएशन जो है वो बिगड़ती चली जा रही है। अब वकार साहब, जो मुल्क खुद आतंकियों को ट्रेनिंग देता रहा हो, वो मुल्क अपने यहां के प्रदर्शनकारियों को कह रहा है कि तुम भी आतंकी हो, आतंकियों जैसा ट्रीट किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ग्लोबल डिसइंफॉर्मेशन इंडेक्स की रिपोर्ट में सामने पड़ी है कि माशाल्लाह भारत पिछले 4 साल से लीड कर रहा है। एक तो ये है, दूसरा जो अभी बात आप कर रहे थे आतंकी, ये दो इलेक्शन कमेटी अभी वैसे फारिग हो गई है। इनके जो चीफ थे अमजद अली एडवोकेट, आज उनका स्टेटमेंट है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है। 4-5 दिन आपने खूब मजे किए एंड वी अंडरस्टूड इट कि इसका कुछ निकलने वाला नहीं है। इट्स अ डेड हॉर्स और अल्लाह के फजल से आजाद कश्मीर इज गोइंग इनटू इलेक्शंस। बाकी कंपेयर कर रहे हैं मणिपुर के हालात तो जरा करें बातचीत के, उधर सिविल वॉर हो रही है, इधर हो रही है। इधर तो मतलब थोड़ा बहुत शोर शराबा किया। तो कश्मीरी हमारे लाडले भाई हैं, ऑनेस्टली वी देयर। मैंने खुद 3 दफा सर्व किया है नौशहरा वैली के सामने, आपके जोड़ियां के सामने। वी लिव लाइक ब्रदर्स और कोई फर्क नहीं है। अभी भी यूके आप चले जाएं, 15 से 20 लाख पाकिस्तानी कश्मीरी, पता नहीं चलता कौन है तो पाकिस्तानी है कौन कश्मीरी है। तो आपने अच्छा एंजॉय किया, आई थिंक मीडिया वाज गिवन अ टाइम। लेकिन जो आप पिक्चर पेंट करते हैं ना पाकिस्तान की, आई थिंक भारत में देखें 5 लाख बच्चियां हर साल गायब हो जाती हैं। जो इन चीजों पे डिस्कस किया करें। पाकिस्तान इज नाउ द सेंटर ऑफ ग्लोबल अटेंशन। आज शहबाज शरीफ साहब, फिर मास्टर आसिम अली, जेडी वैंस, ये लोग बैठेंगे रानी तालिबाफ साहब के साथ। और आपके वज़ीर-ए-आज़म ने शुक्रिया अदा किया था, आई थिंक के पाकिस्तान भारत में जो गैस की लाइनें लगी हुई हैं, जो 80 करोड़ से ज्यादा भुखमरी है, उसमें हेल्प करेगा आपको। कुछ स्टॉक एक्सचेंज का बेड़ा गर्क हुआ है, आपका करेंसी जो है 100। ब्रिगेडियर वकार, पता है आप बोलते बोलते भी मुस्कुरा रहे हैं, आपको पता है भाई, फायदा हो रहा है, आप बोलते बोलते मुस्कुरा रहे हैं। हमने मजे किए नहीं किए वो छोड़ दीजिए सर, आपकी आर्मी मजे करती है, आपके DGISPR आते हैं तो वो मजे वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो छोड़ दीजिए उधर। और मजे करना अगर इसको कहते हैं तो आरजू मुझे करेक्ट करिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि पीओजेके में सुरक्षा बलों ने रावलकोट पर एक फ्यूनरल प्रोसेशन था जिस पर फायरिंग हुई,
27 से 30 से ज्यादा लोग मारे गए। तो ये आपके मजे लेने का तरीका है ब्रिगेडियर वकार? अभी तो मैं स्विट्जरलैंड तक पहुंचा नहीं था, आप पहुंच गए वहां पर। आप बता देते ना आतंकियों की तरह निगरानी सूची में डाला है कि नहीं जो प्रदर्शनकारी हैं? वो जो 3 मारे ना अमेरिका ने आपके बंदे, मोदी साहब में जरूरत नहीं थी कि ट्रंप को अब challenge मोदी साहब पर करते। चले गए। भाई हमने नहीं, जुर्रत कर ली, किधर जरूरत हमने थी जुर्रत आपने? कर ली और बोल दिया सामने बैठकर, सुना करिए, चाय पीने से कुछ नहीं होता है। सुना करिए, कहा था कि भारतीय नाविकों की मौत नहीं होनी चाहिए। आप जब ईरान से समझौता करें तो टॉप प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। लेकिन आपसे पूछ रहा हूं कि आतंकियों की तरह निगरानी सूची में डाला कि नहीं? आपकी जुबान बंद हो जा रही है, चाय का प्याला उठा रहे हैं ब्रिगेडियर वकार। नहीं, ऑनेस्टली आप ईमान से बताएं कि आपको फायदा हुआ है कि नहीं पीस का? आपकी स्टॉक एक्सचेंज को, जो गैस की, फायदा हुआ है भारत को या नहीं? यू डोंट वांट टू क्रेडिट पाकिस्तान फॉर दैट। तो उसके लिए तो enjoy पाकिस्तान के करें मोहताज हैं हम। नहीं, और मतलब शांति हमने दुनिया रोड में किसी की भी वजह से आए ब्रिगेडियर रोड वकार, पे किया। शांति हमने रोड किसी पे की भी वजह किया से आए। फिर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं पीओजेके पर, आप चले जा रहे हैं अमेरिका और ईरान पर। मणिपुर की कर लो ना बात, मणिपुर की करें। मुसलमानों की डेली लिंचिंग हो रही है, मस्जिदें गिरा रहे हैं फॉर गॉड से। आई टेल यू, यू आर क्रिएटिंग 25 करोड़ गाजी इल्मदीन पैदा कर रहे हैं। ऑनेस्टली जिधर जा रही हैं चीजें, 25 करोड़ गाजी इल्मदीन आप पैदा कर रहे हैं। मुसलमान इज नॉट फेड अप, सरकारी फिर मुसलमान भी पर fed up चले है। गए क्या ब्रिगेडियर वकार? आरजू भारत मैंने में सिर्फ ये तो- सवाल पूछा कि आतंकियों की तरह निगरानी सूची में डाला कि नहीं डाला। ब्रिगेडियर वकार पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं बता रहे कि हाँ भाई डाल दिया। भारत में हमारा देखिए बिल्कुल डाला है, और इन्हें फलस्तीन के मुसलमानों की भी फिक्र है, इन्हें इंडिया में जो मुस्लिम्स है उनकी भी फिक्र है, लेकिन उरीगर मुस्लिम्स की बात नहीं करते जो चाइना में है। वहां पे एकदम वहां पर बात करने के लिए आवाज नहीं निकलती। यहाँ पर जो कश्मीर में हो रहा है, मेरे ख्याल है शर्म आनी चाहिए इस तरह से डिफेंड करते हुए गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शन स्टेट की तरफ से किया जा रहा है उस पर कितने ही लोगों की जानें चली गई हैं। और आप देखिएगा ये कुछ साल अगर ये यही करते रहे तो ये एक और बलोचिस्तान खड़ा कर देंगे। यहाँ पर भी लोग उसी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे होंगे और वैसे ही मिसिंग पर्संस का इशू आएगा जैसे बलोचिस्तान में हो रहा है। लेकिन अभी इनको अकल नहीं आ रही। अभी ये कह रहे नहीं जी वो तो हमारे भाई हैं, हम तो उनको बड़ा ख्याल कर रहे हैं, तो वो भाई सड़क पे क्यों हैं? उनके ऊपर स्ट्रेट फायर क्यों हो रहा है? उनकी जो डिमांड्स है वो सुनी क्यों नहीं जाती? अपनी मर्जी से 4 लोग बुलाकर टीवी पे बिठा देते हैं और उसके बाद उनसे बात कराना शुरू कर देते हैं कि ये देखिए जी ये कश्मीर के लोग हैं, और जो इनके अगेंस्ट बात करेगा, जो अपने राइट की बात करेगा उसको टेररिस्ट कह देंगे। लेकिन हाफिज सईद टेररिस्ट नहीं है, मसूद अजहर टेररिस्ट नहीं है, और ना ही पंजाब में कोई एक्शन होगा। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर लोग चाहते क्या है कि कश्मीर के साथ क्या हो। जो बातें ये भारत के लिए किया करते थे कि इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, वहां पे लॉकडाउन चल रहा है, वो सब कुछ इस वक्त हमारे कश्मीर में हो रहा है, लेकिन किसी को कोई ख्याल नहीं है। बीबी 2 इलेक्शन कमेटी हार चुकी है, इंशाल्लाह शांति होगी, इलेक्शन में जा रहे हैं। 1 लाख कश्मीरी शहीद हुए ऑक्युपाइड कश्मीर में। बात करो ना, आपके मुंह में फिर एल्फी चली जाती है। आप बात करें 14,000 विडोज हैं, हाफ विडोज कश्मीर की, ऑक्युपाइड कश्मीर की। आप बात करें 14,000 बच्चे गायब हैं। ज्यादा उरीगर मुस्लिम्स की बात कर लें, वहां पे मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, मोहम्मद नाम नहीं रखने दे रहे हैं, मुसलमानों को दबाया जा रहा है, लेकिन चाइना से क्योंकि पैसा पकड़ते हैं तो आपकी आवाज नहीं निकलेगी चाइना के लिए। हाँ, आप कश्मीर के लिए चले जाएंगे, आप गजा के लिए चले जाएंगे, आपको अपने आप पता है क्या हो रहा है, आपको पता है बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, आपको पता है सिंध में क्या हो रहा है, आपको मालूम है यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले यहाँ की तो फिक्र कर लें, आपको पता है केपीके में क्या हो रहा है, आपको पता है अफगान बॉर्डर के साथ क्या हो रहा है, आपका आधा पाकिस्तान इस वक्त जल रहा है, और आपको फिक्र पड़ी हुई है इंडियन मुस्लिम्स की। 5 साल से ही सुन रहे हैं ये सारी नॉनसेंस जो है। पाकिस्तान इज गोइंग टू स्टे इंशाल्लाह। हम भी आपकी नॉनसेंस पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। और तुम्हारे भी सुन रहे हैं, 10 साल जो से सुन रहे हैं। तमाशा खड़ा किया हुआ है ना पाकिस्तान में, हम भी कई सालों से सुन रहे हैं सर, बर्दाश्त कर रहे हैं, आप भी बर्दाश्त कीजिए। यू आर ऑन द पेरोल, 10 साल से हम वॉच करते रहते हैं, ठीक है, बर्दाश्त करते हैं, बाकी कोई नहीं, चलता रहता है। पाकिस्तान इज नॉट गोइंग एनीवेयर। नहीं कहीं जाए भी नहीं ब्रिगेडियर वकार। कहां से ब्रिगेडियर वकार, पाकिस्तान कहीं जाए नहीं। कूड़ेदान एक निश्चित जगह पर रखा जाता है, डस्टबिन की जगह चेंज नहीं की जाती हैं। कूड़ादान वो है जहां पे 25 नहीं और ब्रिगेडियर वकार सुनिए ना, आप मुसलमानों की बातचीत कर रहे हैं, आप मुसलमानों की बातचीत कर रहे हैं। केवल कराची और पंजाब में जो इंटरनेट पर मौजूद, मैंने इतनी देर में गूगल किया, 40 से अधिक अहमदिया मस्जिदें और इबादत गाहों को तोड़ दिया गया आपके ही पाकिस्तान में। तो सर छोड़ दीजिए, ये देखिए, सुनिए, बी स्ट्रिक्ट ऑन द टॉपिक ब्रिगेडियर वकार। अगर आपको इतना डिसिप्लिन नहीं समझ में आ रहा है
तो मैं क्या करूं सर? कंपैरेटिव एनालिसिस। हाँ यस, कंपैरेटिव एनालिसिस किस बात का? आज का अगर टॉपिक ये था कहां कितनी मस्जिदें तोड़ी गई। राजस्थान में आज का सब टॉपिक आपने ये था कि पाकिस्तान, भारत या फिर चीन में मुसलमानों के हालात क्या हैं, यहाँ पर या फिर वहां पर माइनॉरिटीज के हालात क्या हैं। 800 साल पुरानी टॉपिक ये है कि भाई एक स्विट्जरलैंड है, एक पीओजे है, इस पर टिके रहिए। दुनिया भर में जाएंगे, आपके यहाँ पर आटे की कीमतें, हमारे यहाँ पर आटे की कीमतें, आपके यहाँ पर तेल पर लाइन लग रही है, लॉकडाउन लग रहा है, क्या लग रहा है वो देख लीजिए सर। हमारे यहाँ जमा कर कुल करीब 10-12 रुपए बढ़े हैं, आपके यहाँ कितने बढ़े हैं देख लीजिए। तो छोड़ दीजिए उधर छोड़ दीजिए मेजर नदीम। नहीं सर ठीक है, वो एक आईना आपको आरजू ने दिखाया। मेजर नदीम बात सिर्फ इतनी है कि आपने अपने नागरिकों को आतंकवादी निगरानी सूची में डाला कि नहीं डाला, उन पर आतंकियों का ठप्पा लगाया कि नहीं लगाया। बिल्कुल लगाया, और 150 ये जो टेररिस्ट हैं इनको बिल्कुल फोर्थ शेड्यूल में हमने डाला। और बात यह है कि ये सिविल राइट्स और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाली एक कमेटी बनी थी जिसमें ट्रेडर्स थे, शॉपकीपर्स थे, ट्रांसपोर्टर्स थे। ये पॉलिटिसाइज कब से हो गई, ये पॉलिटिकल कब से बन गए कि इनकी डिमांड्स के अंदर ये सारी पॉलिटिकल चीजें आ गई कि जी अब कॉन्स्टिट्यूशन में फला चेंज करें, अच्छा जी अभी ये करें, अभी इतनी चीज सीटें एबॉलिश करें। ये इनका कोई भी मुतालबा नहीं था। इनका जब 2023 में ये एस्टैब्लिश हुई तो पहला इनका 4 सिर्फ नुकाती एजेंडा था। वो 4 नुकाती एजेंडा बाद में 10 नुकाती बना, 18 बना, 20 बना, फिर 32 बना और अब 38 बन गया। अब भी गवर्नमेंट ने इसमें से मेरे हिसाब से 99% सारी उनकी डिमांड्स मान ली हैं। इवन जो लास्ट डिमांड है 12 सीटों की, उस पर भी उन्होंने लचक दिखा दी है कि जनाब ठीक है कि हम वैली की और ये जो जम्मू की जो है वो जो 6 नशिस्तें हैं उनके ऊपर बात हो सकती है। ठीक है, तो आप आके बात करें। लेकिन ये जिस तरह की बातें इनकी जबान है, आप देखें कि ये शौकत नवाज मीर और ये जितने ये अमजद साहब और ये सारे लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उमर नजीर कश्मीरी, ये जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जी, तो आप उस जबान में इंसर्जेंसी नजर आने शुरू होगी। तो गवर्नमेंट ने फिर एक्शन लिया है। दूसरी बात ये कि ये सारे ताने बाने बड़े आसानी से नजर आते हैं कि ये कहां से हिल रहे हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा मुल्क ये सारे ताने बाने इनके जो है वो हिलाता है और इनको सपोर्ट देता है। तो जिसकी बिना पर आज इनकी आवाज निकल रही है, वहां इतनी बड़ी आबादी नहीं है। ठीक है, 35-40 लाख की आबादी के साथ जो है जानते हैं समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपने पीओके का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग कैंप्स के लिए किया। अगर वहां पर लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिए होते तो वहां के लोगों को आतंकी सूची में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन राठौर सर, एक बात तो कम से कम ठीक है ब्रिगेडियर वकार से मेजर नदीम की, कि इन्होंने माना तो कम से कम कि हां हमने डाला, हां हमने आतंकी कहा जो वहां के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कम से कम ब्रिगेडियर वकार से ज्यादा नंबर मेजर नदीम को तो इस मामले में जाना चाहिए। जी हाँ, मैं 2 बात कहूंगा। पहली बात ये कहूंगा कि मैं इस वाले डिबेट में कई बार आ चुका हूं मेजर नदीम के साथ, और हर बार आरजू जो है निशाने पे होती हैं और अजीब अजीब से एक्विजिशन उनके ऊपर लगते हैं, लेकिन मैं आरजू की हिम्मत की दाद देता हूं। अब दूसरी बात, मेजर नदीम स्वयं कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्यों बना कमेटी का। पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे के नीचे, परचम के नीचे आना क्या गुनाह है? क्या परचम के पॉलिटिकल लीडर्स के सरपरस्ती में कोई बात करना आपको एक तरीके से ये तशद्दुद नजर आता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आदमी अपनी बातों को मनवाने के लिए पॉलिटिक्स के साथ आता है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आता है, तो आप उसे टेररिस्ट घोषित कर देंगे। बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके अंदर आप अपनी हिस्ट्री देखिए। 1963 में आप बोलते हैं कि आपका हिस्सा है, आपने सक्सगाम वैली चीन को दे दी। अगर इतने ही खुद मुख्तार थे, उतनी आपको कश्मीर की सॉवरेंटी की फिक्र थी, कौन आदमी अपनी जमीन दे देता है? आप देखिए, सीपीईसी और चाइना को बुला लिया गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके से, सड़क बनवा दी। अब आइए इधर में आप देखें, सही कहा है कि जो आपका पीओके का हिस्सा है वो सिर्फ आपने लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल किया, उसको हमेशा सेंट्रल निगरानी में रखा। कारगिल वॉर में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री
जो कि खास करके गिलगिट बाल्टिस्तान इस इलाकों से आती है, जिस तरीके से आपने उन्हें ट्रीट किया, उनकी डेड बॉडीज ले जाने से मना किया, और उसके साथ जब वहां विद्रोह हुआ तो आप उन्हें यूएन में भेजते थे, ये भी किया। सिर्फ आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का रिसोर्सेस चाहिए, उनकी आवाज नहीं चाहिए, उनकी समस्याएं वो से आपको मतलब नहीं है। फौजी हुक्मरान जाए, उनका एक किंग की तरह स्वागत हो तो अच्छा है, और जैसे को हो तो गोलियां ही है चलाने के लिए। आप देखें जब गिलगिट बाल्टिस्तान में एक दिन के अंदर आपने कितने शिया मारे थे, और कराची कॉन्सुलेट में आपने कितने शिया मारे थे। सिर्फ एक आपको वो मिल गया, उसके बाद आपके फील्ड मार्शल ने कहा था कि जिसको तकलीफ है वो ईरान चला जाए, और आज ईरान की पीस डील की रहनुमाई कर रहे हैं। तो अभी आप जो कह रहे हैं कि भारत में इसके तार जुड़े हैं, भारत को तार झंझनाने की जरूरत नहीं है। दुनिया देखती है कि भारत में जो कश्मीर है उसका क्या हाल है, और वहां के कश्मीर में क्या गुर्बत है। हमें तार झंझनाने की जरूरत नहीं, सितार अपने आप बजेगा। कुछ दिन में देखिएगा ये लोग इधर आएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलिए। आधी कीमत पर हर सारी अजनास इनको मिल रही है। पूरे पाकिस्तान में 4,000 रुपए मन आटा है, वहां पर 2,000 रुपए पर 40 kg यानी मन मिल रहा है। बिजली पूरे पाकिस्तान के अंदर 52 रुपए एहसान कर रहे हैं, और आप 80 रुपए तक जाती है, तो वहां पर मिलती है 3 रुपए पर किलोवाट आवर। 3 रुपए। उन्होंने भैंसों के बाड़ों में भी एसी लगा दिए। पूरे पाकिस्तान के विंडो एसी वहां चल रहे हैं स्प्लिट की जगह, क्योंकि उनके पास 3 रुपए पर किलोवाट जो है बिजली है, इसलिए उस पर सिस्टम वहीं से पैदा होती है, सारी दालें वहीं से पैदा होती है जी। तो 3 रुपए पर किलोवाट, तो आटा तो वहां पैदा नहीं होता, आटा तो नीचे से आता है, गंदुम तो आता है। हाँ, तो आटा अगर आपने 2,000 रुपए मन दे रहे हैं, आप 99% मुतालबात मान लिए सर जी 99% मुतालबात मान लिए। उसके बावजूद आप देखिए उनकी जबान और उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। ये जो आप बात कर रहे हैं, नहीं अब रुक जाइए, मैं उजमा जी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मेजर नदीम की जबान रोक नहीं सकते। नहीं एक चीज बड़ी बात है, पे आएंगे वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। नहीं और डेमोक्रेटिक कंट्री में अलबत्ता आप तो है नहीं। 1948 से लेकर अभी तक आप उनकी जबान और उनके दिमागों पर काबू नहीं ला पाए अपने प्यार से, तो इसके मतलब आपकी गलती है। नहीं मैं एक चीज और बात है, क्या बात है? एक चीज और बात है राठौर सर, एक चीज और बात है राठौर सर। आरजू, इन्होंने कहा कि जबान बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब लोगों को मांगने का हक नहीं है, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है कि देखो रे, स्प्लिट एसी की जगह विंडो एसी लगा। क्या ये भाषा है? मतलब एक आर्मी का आदमी, कम से कम उजमा जी बोले तो फिर भी बात समझ में आती कि चलो नेता है, उनकी 10 तरीके की बातें हो सकती हैं, पत्रकार कोई बोल दे, कोई एनालिस्ट कोई बोल दे, एक मेजर रैंक का आदमी इस तरीके की बात करे। ये तो खैर मेजर साहब ही बताएंगे कि उन्होंने कहाँ देखे हैं विंडो एसी लगे हुए और कहाँ पर इस तरह से कश्मीर में एसी लग रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनसे डायलॉग करना चाहिए, उनसे बातचीत करके उनकी जो डिमांड्स हैं वो इनको सुननी चाहिए। जोर जबरदस्ती से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जोर जबरदस्ती कुछ से कोई फायदा नहीं होगा। उजमा जी, एक कहावत है, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। वो कहावत इस समय पाकिस्तान पर सटीक है। इधर लोगों को मार रहे हैं, फ्यूनरल प्रोसेशन तक पर फायरिंग हो रही है, और उधर जाकर स्विट्जरलैंड में ड्रामा हो रहा है। अच्छा, मैंने आप लोगों का इंट्रो सुना और मैं उस वक्त से आप लोगों की बातें सुन रही हूं। हकीकत असल में ये है कि आप लोग जब तक पाकिस्तान के खिलाफ जहर ना उगल लें, आप लोगों को चैन नहीं आता। अच्छा, और मोदी सरकार को तो रात को नींद ही नहीं आती। अच्छा, तो उन्होंने तो हर हालत में, चूंकि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको पता है कि वर्ल्ड स्टेज पे इस वक्त पाकिस्तान की प्लेयर है, हर कोई पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, वो पीस मेकर बन गया पाकिस्तान, और आप लोगों को टोटली साइडलाइन कर दिया गया। इंडिया तो कहीं नजर आता ही नहीं हमें, ना कोई इंडिया की कोई बात करता है। तो आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन, आप लोगों का गुस्सा, हमें बहुत हमदर्दी है आप लोगों से, इसलिए हम समझते हैं, हम बिल्कुल जो है वो आपको कुछ नहीं कहेंगे।
अब आप आ जाएं हमारे आजाद कश्मीर पे। देखिए, हमारा जो आजाद कश्मीर है वो आपकी तरह का ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है। वहां पे 7 लाख फौज नहीं बैठी हुई है। वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उनका अपना बजट है, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है। और ये जो अवामी लीग के पीछे आप लोगों का रॉ का जो सारा तमाशा चल रहा है, जो साजिश चल रही है, हमें पता है कहां से फंडिंग हो रही है अवामी लीग की। हमें पता है उनको कहां से वेपन्स सप्लाई किए जा रहे हैं। हमें यह भी पता है कि केपीके में टीटीपी के पीछे कौन वहां पे साजिशें कर रहा है। हमें यह भी पता है कि मैडम दो बातें हैं, पीछे कौन खड़ा है। 2 मिनट मैंने सुना मैडम, 2 बातें हैं। सुनिए ना मैडम, 2 बातें हैं। नमूना एक तो आपके बार बार आजाद 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 कह देने से वो कश्मीर आजाद नहीं हो जाता है। वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है और यही उसका स्टेटस रहेगा तब तक जब तक कि वो हिंदुस्तान में पूरी तरीके से मिल ना जाए। पहली बात अब सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, मैंने आपको सुना ना, मैंने आपको सुना ना, तो आप सुन लीजिए। उसका स्टेटस पीओजेके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। आपके आजाद कह देने से वो आजाद नहीं हो जाता है। और सुन लीजिए, अगर आपके ही कहने से अगर आजाद है, आपके सोकॉल कहने से आजाद है, तो आपकी आर्मी वहां पर क्या कर रही है? फिनल प्रोसेशन पर फायरिंग कैसे कर दी आपकी इस आर्मी ने? किसने हिम्मत दे दी? किसने अधिकार दे दिया? जुलाई वहां पे 27 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है। तो और जो भी तो आर्मी जाकर पाकिस्तान की फायरिंग करेगी वहां पर, या जो भी तब जबकि किसी की शव यात्रा निकल रही है, उसकी इजाजत नहीं होगी। वो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं होती है। आपको एक अमन का माहौल चाहिए इलेक्शन में बढ़ने के लिए। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं राठौर सर, ये कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है उजमा करदर की बातें। एक तो अलबत्ता पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, उसकी व्यवस्थाएं भी छोड़ दीजिए, ये आजाद कहते हैं। लेकिन फिर सवाल कि पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है, फिर सवाल ये कि अकॉर्डिंग टू मेजर नदीम अगर वहां की अपनी सरकार है तो पाकिस्तान की सरकार ने वहां के लोगों को निगरानी सूची में कैसे डाल दिया? किसने अधिकार दे दिया कि पीओजेके के लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहे कि तुम आतंकी हो? बेचारे सिख जो हैं जिनको आप पूरी दुनिया में जाके घुस के मार रहे हैं। उज़मा मैडम की मैं बात बताता हूँ, इन्होंने अपने पूरे बात में कम से कम 20 बार आजाद 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 बोला। आपको अगर कभी टर्की से करा लेते हैं, कभी आप आईसीसी में कहला लेते हैं, उससे जम्मू कश्मीर पे आपकी पोजीशन पुख्ता नहीं होती है। आपको सबको मालूम है कि आपने उसको हड़पा था। अब उसके बाद अगर वो आजाद है तो उनकी बात फिर आजादी से सुनिए। तो आजाद होने पे कहां से गोलियां चलाई जाती हैं? आपने कहा ना कि गोली वहां पर किसी को इजाजत नहीं होगी। इजाजत तो सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब में होती है, बाकी जगह कहीं इजाजत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पंजाब की फिफ्टोम है। आप क्या इजाजत बलूचिस्तान में देते? आप खैबर पख्तूनख्वा में देती है? हम वही वहां पे इलेक्शन करवाएंगे। बहुत अच्छी बात कह रही हैं, लेकिन जो आप आजादी का ढोंग रच रही हैं, आजादी का ढोंग मत रचिए। अगर आजादी होते तो उनके ऊपर गोली नहीं चलवाते और उसका जो दोष है, इल्जाम हमारे सर न मरते वहां पर कर देते हैं। आपने तो हजारों लाखों की तादाद में वहां पे कश्मीरी जो है उनको शहीद कर दिया है। और जब कोई जवान शहीद कहां पर लाखों की तादाद में कश्मीरी शहीद हुए? कहां पर? वो आप आइए और आपको मैं गिनवा देता हूं। जो वहां से सिरभिरे नौजवान आप भेजती थी, वो मार के उल्टा गाड़े गए हैं। उनकी कब्रें मत गिनिए। अब आप ना 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 ना, आपको भी अब वही सुरूर चढ़ गया है, वही आप ठीक है, पे बात ठीक है। मैं आता हूं आगे, मैं आता हूं। और सुनिए उजमा करदरी, जो राठौर सर ने बातें कही, जो आपने कहा कि यहां पर कश्मीर के लोगों को शहीद किया गया, तो मैडम शहीद नहीं किया गया, ठोका गया। और कश्मीर के लोगों को नहीं ठोका गया, जो आपने वहां से आतंकी भेजे उनको ठोका गया। उनको आप कश्मीरी कहते रहिए, ये आपकी अपनी परिभाषा है, वो हमारी परिभाषा नहीं है। यहां अपने लोगों पर गोलियां नहीं चलाई जाती हैं, जैसा आप पीओजेके में जाकर कर रही हैं। तो आप छोड़ दीजिए उससे बातें। लेकिन ब्रिगेडियर वकार, मैं वही कहावत पर आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इधर पीओजेके में अपने लोगों को मेजर नदीम कह रहे हैं, इतनी डिमांड कर सकते हो? हिम्मत कैसे होगी डिमांड करने की? हर बार डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब अपने लोग डिमांड कर नहीं सकते हैं। बलूचिस्तान में क्या चल रहा है वो एक अलग बात है, रावलकोट में क्या चल रहा है वो एक अलग बात है, और स्विट्जरलैंड में एक दिखावा। और अगर मैं मानता हूं कि अमेरिका ईरान में जो हालात है उसमें मीडिएशन बहुत मुश्किल है,
और आप ही एक विकल्प थे। पहले भी एक बार बातचीत हो चुकी है कि पाकिस्तान वाज द ओनली ऑप्शन, और मीडिएशन के लिए नहीं, पोस्टमैन वाले काम के लिए। तो वो छोड़ दीजिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह दिखावा, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। एक तो आई थिंक जो कमेंट है उनके कश्मीर, मैंने बताया ना हमारे लाडले भाई हैं, मेरी तरफ से बेशक 100 रुपया मन कर दें, वी डू इट, और उनका हक बनता है। बाकी जो 2 इलेक्शन कमेटी थी उस पर बात हुई थी कि उनकी डिमांड बढ़ती गई हैं और उनको दे बीन सॉर्टेड आउट। आप देखें आज अमजद अली एडवोकेट वो देयर टॉप लीडर, आज उन्होंने कहा जी कि मेरा ताल्लुक नहीं। अभी बात हुई थी, मेयर साहब कह रहे थे, आप ये कर्नल साहब के जी जमहूरी पार्टियों को सांस लेने का मौका देना चाहिए। एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी तो था ना मुसलमानों का, विचारों का, क्या किया आपने? आतंक के इल्जाम लगा के। तो ये टोटल हालत है। प्लीज डोंट कोट आरएसएस जैसी टेररिस्ट फर्स्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशिया आज रूल कर रही है। मुसलमानों का नाटका आपने बंद किया। आज किसी मुस्लिम से पूछ लें, हमें ये लेक्चर ना दे। ऑक्युपाइड कश्मीर में 5000 हाफ विडोज हैं, 14,000 बच्चे गायब हैं 2019 से, और 1 लाख कश्मीरी में आई हैव द डाटा मैं दे सकता हूँ सिटी वाइज। ऊपर से शुरू करूंगा मैं, कारगिल लेह से नीचे आ जाऊंगा जम्मू तक। मेरी अपनी दादी वॉज फ्रॉम जम्मू, आई एम हाफ कश्मीरी, एंड वो लुटे पुटे ही आए थे, लाखों की तादाद में मारे गए थे। तो प्लीज डोंट लेक्चर ऑन मोरालिटी। भारत मैंने बताया कि लिंचिस्तान बन चुका है। आज से कॉमन मुस्लिम, एक बुक है मदरिंग अ मुस्लिम इन इंडिया, ठीक है, जरा पढ़ लीजिए। आपकी एक मुस्लिम है मिडिल क्लास की, कि इट इज सो डिफिकल्ट कि आपने जीना दो भर कर दिया है, प्लीज इसको ठीक करें। इट कुड बी एनी कम्युनिटी, ठीक है। आज मुसलमान होना एक अजाब है, एक जुर्म बन चुका है। कॉमन मुस्लिम इज नॉट हरास। कभी अब सुनिए वकार साहब, मैं नहीं इतनी जल्दी आना चाहता था। एक तो आप घूम फिराकर भारतीय मुसलमानों पर आ जा रहे हैं, तो क्यों नहीं चले गए उइगर मुसलमानों पर? क्यों नहीं चले गए? आपके यहाँ अहमदिया को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, जाकर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। तो मैं पहले बता दिया हूं ब्रिगेडियर वकार कि ये मुसलमानों पर डिबेट नहीं है भाई। और दूसरी बात, एक और चीज सुनिए। आपने पीएफआई का नाम लेकर, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहा, आपने पीएफआई का नाम लेकर यह साबित कर दिया कि पीएफआई को आप लोग चला रहे थे, और पीएफआई को हवा में नहीं बैन किया गया। पीएफआई के ठिकानों से विजन 2047 के डॉक्यूमेंट मिले थे कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश थी। हिटलिस्ट में भारत की कई हस्तियों के सबूत मिले। तो ऐसे हवा में किसी को बैन नहीं किया जाता है, सबूतों के आधार पर। यहां पर अदालतें जाकर कह देते कि यह बैन गलत है। किसने कहा जाके? तो पीएफआई का नाम लेकर राठौर सर, ये ब्रिगेडियर वकार ने साबित किया कि ये पीएफआई ये लोग चला रहे थे। चला कह रहे थे, हकीकत है यार, हकीकत है, चला नहीं रहे थे, हकीकत है कि हम चला रहे थे। ब्रिगेडियर वकार ऐसा है, मैं कह रहा हूं हकीकत है, ऐसा पॉलिटिकल पार्टी फॉर गॉड से, ऐसा नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। आप अगर आप बात करें सिमी की, पीएफआई की, जी हाँ, हमने बैन किया, हमारे पास सबूत थे, और इसमें हमें कोई वो एतराज नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं हाफ विडोज की। अगर यासीन मलिक की वाइफ अगर वहां पीओके में बैठी है तो वो बैठी रहे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपने ये सिचुएशन पैदा की, हाफ विडोज और बच्चों को, अनाथों को, 1 लाख मुसलमानों को उनका ठेका ना उठाए। हमारे पास जितनी मुसलमानों की जनसंख्या है, आपकी जनसंख्या से ज्यादा है, और बार बार ये रोना बंद करें कि हम जुल्म कर रहे हैं। हम जुल्म नहीं कर रहे हैं, और आप कश्मीर में आ सकें तो आके देख लें। ये सारी चीजें झूठ है। ये आपकी बात टर्की वाले मान लेंगे, आपकी बात आईसीसी वाले मान लेंगे, मगर लेकिन ये चीज में एक छेद वाला लोटा है, इसमें पानी नहीं रुकेगा। ये एक क्लीशे है, एक नैरेटिव है, जो कि ये बंद भांडा फूट चुका है। इसके बारे में बात ना करें। छोटी सी बात कही है कि वीगर मुस्लिम्स के बारे में आप बात कर लें। वहां पर 20 लाख लोग कैद में हैं, स्किल ट्रेनिंग के नाम पर कैद में है। वहां पर लोगों की दाढ़ी काटी जाती है, वहां की मस्जिदों में बार खोले हुए हैं, वहां आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। नहीं, मैं छोड़ देता हूं सर, चपक जाती मैं फिर कह रहा हूं कि मैं मुसलमानों के हालात पर डिबेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरजू जिस तरीके से यहां पर ब्रिगेडियर वकार बार बार मुसलमानों के हालात की बात ला रहे हैं मूल मुद्दे से भागने के लिए, तो क्या पाकिस्तान की सरकार भी बार बार स्विट्जरलैंड का नाम इसलिए ले रही है कि गिलगिट और पीओजेके के हालात से हम भाग जाए, उस पर चर्चा ना हो, और स्विट्जरलैंड पर चर्चा हो कि भाई हम ही है सबसे बड़े मसीहा, जबकि पाकिस्तान के कई हुक्मरान खुद कह चुके हैं कि हमने आतंकियों को ट्रेनिंग दी? देखिए, हमारे टीवी चैनल्स पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर तो कश्मीर की बात बहुत कम होती है। कुछ ही मिनट के लिए थोड़ी सी न्यूज़ बताई जाती है, फिर बाकी सारा टाइम जो है वो यही बताया जा रहा है कि
हमने ईरान और अमेरिका की वॉर को रोक दिया है, या हम इसमें हैं और ये हमारी वजह से ही ये लड़ाई जो है रुक गई है। तो अगर हम इतने ही टैलेंटेड हैं तो हम अपने यहाँ की लड़ाइयाँ क्यों नहीं रोक पा रहे? हमें अफगानिस्तान की तरफ देखना चाहिए, वो लड़ाई भी रोक दें, हमें भारत के साथ जो टेंशन बनी है उसको भी खत्म करें। और जो कहा जा रहा है कि भारत साइड कश्मीर में मिसिंग पर्सन्स का इशू है, तो बिल्कुल होगा, लेकिन ज़रा बलूचिस्तान की भी खबर ले लें। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ पे मिसिंग पर्सन्स का जो इशू है उसके लिए तो कई बार लोग इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे बैठ के प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं, जहाँ पर किसी एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने जाकर उनको एक गिलास पानी तक नहीं पूछा है। और उसके बाद अगर उसके ऊपर बात की जाए, ट्वीट लगाई जाए, तो उस पे जो है वो ईमान मजारी को 17 साल की जेल आप कर देते हैं कि जी क्यों बात की है बलोचिस्तान की, क्यों ट्वीट लगाई है, क्यों उन लोगों को कहा मिसिंग पर्सन का इशू नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप को किसी काबिल अगर पाकिस्तान या पाकिस्तान की स्टेट कर ले, उसके बाद बात करें तो बेहतर होगा। हमारे अपने इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि हम किसी दूसरे को कहते अच्छे नहीं लगते। ब्रिगेडियर वकार, है कोई जवाब? जी मैं सिर्फ कहूंगा कि पूरा प्रोग्राम आपने पाकिस्तान से किया, वी एक्सपेक्ट के आरजू बहन जो है कि बात ही ना हो। दिस इज आई थिंक हाईली हिपोक्रेटिक। प्लीज टॉक अबाउट 25 करोड़ जो मुसलमान सफर कर रहे हैं, टॉक अबाउट जो कश्मीर में जो जुल्म हुआ है उस पर बात फिर करें। मुसलमान पर चले गए, पाकिस्तान से प्रोग्राम है तो फिर मुसलमान पर चले गए आप। ब्रिगेडियर वकार, दिस डिबेट इज नॉट अबाउट द कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स। कितनी बार आपको कह दूं भाई कि मुसलमानों के हालात पर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। नहीं क्यों करें, क्यों नहीं करेंगे, नहीं क्यों करेंगे? अभी आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं। घूम फिर कर मुसलमान, यही चूरन आप लोग बेचते हैं। दिक्कत सिर्फ यही है, और ये आपके यहाँ की जनता को शायद समझ में आए किसी दिन। राठौर सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हाल में एक परिवार, ईसाई परिवार कसूर के ईंट के भट्टे से गुलामी से आजाद किया गया, जो पिछले 140 सालों से गुलामी कर रहा था। बंधुआ मजदूर था क्योंकि उसके पुरखों ने पेशगी ली थी। अभी 140 साल की बंधुआ मजदूरी के बाद आजाद हुआ है, और एक अमेरिकन ने आके उसका पैसा दे के आजाद किया। और वहां पर करीब 4 लाख ऐसे परिवार हैं आपके सिंध में और पंजाब में, जो कि आज भी पेशगी में बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, प्राइवेट जेलों में रखे जाते हैं। कभी अपनी निगाहें उनकी तरफ भी ले जाएं। 140 साल का वक्फा कम नहीं होता, पुश्तें खप जाती हैं। जस्ट सोचिए, जस्ट उसका छोटा सा एक वो रहा होगा जो गलती की, वो हिंदू था या वो मुसलमान था नीचे तबके का, या वो ईसाई था। 140 साल, 4 पुश्तें, और मुश्किल से कुछ हजार रुपए, और होता है। और आप क्या हो रहा है? आप किसको ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ा रहे हैं? पहले अपना देख लीजिए। कसूर का मामला है, अभी एक जुबली ऑर्गेनाइजेशन ने किया इसको। बोलिए वकार साहब, कुछ समझ में आया यहाँ भी? जी मैं बताऊंगा, या फिर आएंगे उसी पुरानी वही ढपली वही राग? नहीं 5000 साल का जो कास्ट सिस्टम है ना, जिसमें आज भी जूठन किताब पढ़े वाल्मीकि की, एंड देन रीड जो सेकशकारा है, इनकी दलित खातून है, उनकी जरा किताबें पढ़े। 5000 ईयर प्रेसिव सिस्टम आपने रखा हुआ है, और आप हमें लेक्चर दे रहे हैं 140 साल की। इट्स अ स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन ऑफ इंडियन पब्लिक। ठीक है, सुनिए, अब सुनिए, समय नहीं इजाजत दे रहा है। वकार साहब, आपको पढ़ने का बहुत शौक है ना, तो जाकर आपके यहाँ के पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के हालात क्या है इस पर रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, और ना समझ में आए तो आरजू से मांग लीजिएगा। हो सकता है कई सारी रिपोर्ट्स आपको आप तक भेज दें। आपने यहाँ पर माइनॉरिटीज के लिए क्या काम तय करके रखा है, कितना कोटा देकर रखा हुआ है तय कर लीजिए, बचे ही कितने तय कर लीजिए। इस पर डिबेट नहीं थी, फिर मैं कह रहा हूं। और जो आपने नेचर या कैरेक्टर दिखाया है, यही आपके यहाँ के हुक्मरानों का है कि मूल मुद्दे से हटकर चूरन बेचना है। तो सर, इससे बाहर निकल जाइए, आपके मुल्क का भला होगा, वरना है तो कूड़ेदानी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही।